वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका इकाई 1 प्राकृतिक विनाश। इकाई की रूपरेखा। उद्देश्य प्रस्तावना भौगोलिक इतिहास प्राकृतिक भूगोल भूमि संरचना जलवायु नाली व्यवस्था जल प्रवाह व्यवस्था नदी तथा झीलें मिट्टियाँ आदिवासी दर्शक ऐतिहासिक विकास संरचना। शब्दावली। उद्देश्य किसी भी देश की सरकार और राजनीति का समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहाँ आवश्यक है कि उस देश की भौगोलिक संरचना उसके इतिहास व उसकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की भी जानकारी प्राप्त की जाए। इस इकाई में आपको ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक भूगोल में अवगत कराया जाएगा। इस इकाई का अध्ययन करने के पश्चात आप ऑस्ट्रेलिया के भौगोलिक इतिहास की रूपरेखा देख सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के स्थानिक भूगोल का वर्णन कर सकेंगे। ऑस्ट्रेलिया के पशु वर्ग तथा वनस्पति संपदा की पहचान कर सकेंगे और यह बता सकेंगे कि आधुनिक ऑस्ट्रेलिया का विकास किस प्रकार हुआ। प्रस्तावना यानी इंट्रो। इस इकाई में आप ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक भूगोल के विषय में अध्ययन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया संसार का एकमात्र ऐसा देश है जो एक पूरे महाद्वीप में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 7,682,300 वर्ग किलोमीटर है, जो कि इस देश का विश्व का छठा सबसे बड़ा देश सिद्ध करता है। आकार में इससे बड़े देश केवल रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्राज़ील है। ऑस्ट्रेलिया, जो कि महाद्वीपीय द्वीप माना जाता है, आकार भारत के दोगुने से भी अधिक है। यह 113 सेल्सियस 9 और 153 सेल्सियस 29 पूर्व देशांतर ईस्ट लॉन्गिट्यूड तथा 10 सेल्सियस 41 और 43 सेल्सियस 29 दक्षिणी अक्षांश साउथ इंडियूडिस के माध्यम से मकर रेखा टॉपिस ऑफ कैप्रिकॉर्न इस महाद्वीप के लगभग मध्य स्थित है। इसका समुद्री तट लगभग 36,765 किलोमीटर लंबा है। इसकी महाद्वीपीय ऊपरी चट्टान कॉन्टिनेंटल स्ट्रिप उत्तर में पपुआ न्यू गिनी तथा दक्षिण में तस्मानिया तक फैली हुई है। चौड़ाई में यह विभिन्न स्थानों पर 30 किलोमीटर से 240 किलोमीटर तक है। पूर्वी तट से थोड़ी ही दूरी पर सागर की सतह से उभरी विशाल चट्टान है। ग्रेट बैरियर रीफ दक्षिण न्यूजीलैंड से लगभग उत्तर में पपुआ की खाड़ी तक फैली हुई है। लगभग 207,000 वर्ग किलोमीटर के सागर क्षेत्र में अपने घेरे के लिए यह सागर की सतह से उभरी चट्टान एक महत्वपूर्ण सागरीय पारिस्थितिक व्यवस्था है, जिसमें अनेक छोटे बड़े द्वीप तथा चट्टानें शामिल हैं। इसमें कई दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया संसार के सबसे पुराने भूमिखंडों में से एक है। इसकी पर्वतमालाएं लगभग 300 करोड़ वर्ष पुरानी है। वैसे ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग समतल भूमि है। अंटार्कटिका को छोड़कर किसी भी अन्य महाद्वीप का अवशेषण इतना कम नहीं है जितना ऑस्ट्रेलिया का है। इस महाद्वीप की औसत वार्षिक वर्षा 465 मिलीमीटर होती है। देश का बड़ा भाग बंजर अथवा अर्ध मरुस्थलीय होने के कारण ये रहने के योग्य नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की औसत ऊंचाई 300 से भी कम है, जबकि विश्व का औसत 700 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च भूमि दक्षिण पूर्व स्थित एल्प्स है। यहाँ पर ऊंची मोटी माउंट कोसिएक्टो 2228 मीटर ऊंची है। महान पश्चिमी पठार देश की प्रमुख संरचनात्मक विशेषता है। इस पठार में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी प्रदेश का अधिकांश भाग, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी क्वींसलैंड शामिल हैं। भूमि तल से निकली हुई चट्टानों से बालू प्रमुख है।
उसकी अपराधी 8 किलोमीटर है और जो केंद्रीय ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल से 335 मीटर ऊंची है। आकाश से सूर्य में स्थिति में बदलाव के साथ साथ उबरुकू के रंगों में भी परिवर्तन होता रहता है। ऑस्ट्रेलिया का लगभग 1/3 भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सतह शीत परिस्थिति क्षेत्र में मुख्य भूमि का दक्षिण पूर्वी भाग क्षेत्र का सबसे ठंडा भाग है, जहाँ पर हिमपात सामान्य रूप से होता है। ऑस्ट्रेलिया को राजनीतिक रूप से 6 राज्यों में 2 समर्थित सुशासित प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये राज्य है क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, तस्मानिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया 2 सुशासित प्रदेश हैं। उत्तरी प्रदेश तथा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्षेत्र न्यू साउथ वेल्स की जनसंख्या 62 लाख सबसे अधिक है, जबकि उसके बाद विक्टोरिया का स्थान जहां 45 लाख से अधिक लोग निवास करते हैं। सन 1941 की जनगणना के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों की जनगणना निम्नलिखित थी। राज्य, प्रदेश, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, जनसंख्या, मिलियन, राजधानी। क्वींसलैंड 17,30,648, 3.34 लाख 40,000। ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स 8,06,42, 6.20। सिडनी, विक्टोरिया 22,74,016, 4.56। मेलबर्न, तस्मानिया 68,401, 0.47। होबार्ट, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया 97,34,042, 1.47। एडिलेड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया 25,29,875, 1.77। पर्थ, उत्तरी प्रदेश 13,59,129, 0.18। डार्विन, राजधानी 2431, 0.31। कैनबरा। भूगोलिक इतिहास। ऑस्ट्रेलिया के अस्तित्व की जानकारी तत्पश्चात संसार को कुछ ही शताब्दी पूर्ण हुई। ऑस्ट्रेलिया का पूर्व भाग अमेरिका का पूर्व भाग से भिन्न है, परंतु ये एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका के भूमध्य की प्राकृतिक से मिलता जुलता है। ऑस्ट्रेलिया के 3 प्रकार संरचनात्मक भाग है। वे पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई कवच, पूर्वी पर्वत श्रृंखला तथा केंद्रीय मैदानी भाग। पश्चिमी कवच अधिक स्थायी और दृढ़ है। पूर्वी श्रृंखला में भूमि टकराव हुआ है, फिर भी अब वह पूर्ण उभरी है। पूर्व और पश्चिम के मध्य वह समतल भूमि मैदानी भूमि है, जो कि एक प्लेटफॉर्म के समान लगती है। आकार और रूपरेखा में ऑस्ट्रेलिया की तुलना शुक्ल पक्ष में 10वीं के चंद्रमा से की जाती है। दक्षिण पूर्वी भाग, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई कवच का अंग है, उसमें इस महाद्वीप की सबसे पुरानी चट्टानें लगभग 3 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। प्रोकमियत समय से ये चट्टानें मुड़े बिना रही हैं, परंतु चट्टानों के वैज्ञानिक परीक्षण से पता चलता है कि ये चट्टानें जिस रूप में आज है वैसी पहले नहीं थी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी एवं पश्चिमी तख्तों पर जो चट्टानें हैं वे है अनुमानित 2 अरब से 2.5 अरब वर्ष पुरानी चट्टानें वह परिसर जो कि उत्तर प्रदेश में है उसके की रवले खंड तथा कैथरीन ड्राइविंग क्षेत्र में भी पाई जाती है। पूर्व की चट्टानों की आयु का अनुमान अभी तक लगाया नहीं जा सका है। केंद्रीय ऑस्ट्रेलिया की आयु अनुमानित 2 अरब 250 करोड़ वर्ष है। प्राकृतिक भूगोल। ऑस्ट्रेलिया की भूमि सपाट तथा सूखी दोनों ही है। सपाट भूमि होने के बाद कुछ प्राकृतिक परिदृश्य की एक रूपता नहीं है। यह अधिकांश बंजर भूमि है। इस महाद्वीपीय के केवल 1/3 भाग के प्रति
वर्ष 20 इंच से अधिक औसत वर्षा होती है। नियंत्रित बहने वाली नदियों केवल पूर्वी ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मेनिया में हैं। मिट्टी के प्रतिदर्शन जलवायु से प्रभावित होते हैं। भूमि संरचना ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे, सबसे सपाट तथा अंटार्कटिका को छोड़कर सबसे सूखा महाद्वीप है। यूरोप तथा उत्तर अमेरिका के अनेक परिदृश्य केवल 20,000 वर्ष पुराने हैं, जबकि विशाल हिमखंड पिछले थे। इसके विपरीत ऑस्ट्रेलिया की भूसंरचना करोड़ों वर्ष पुरानी मानी जाती है। इस कारण ऑस्ट्रेलिया का अपना अनोखा ही प्राकृतिक भूगोल है। महाद्वीप को पर्याय 3 भागों में विभाजित किया जाता है। वे है पश्चिमी पठार, केंद्रीय तराई क्षेत्र, पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय का पश्चिमी भाग है विरल पठार। यह पठार महाद्वीपीय के 2/3 में फैला हुआ है। इसमें कुछ बहुत ही प्राचीन चट्टानें पहाड़ियों है जो कि 300 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती है। इस क्षेत्र का अधिकांश भाग 50 करोड़ वर्ष से भूखंड के रूप में विकसित हुआ है। ये कई क्षेत्रों के अपने अपने पृथक पठार हैं। उदाहरण के लिए ये कमरले, हेम्सेले, हेलमेटलैंड तथा नीलगान पर्वत के क्षेत्र में कुछ आधुनिक चट्टान पहाड़ियों को ड्राइलिंग पाट नामक पठार समुद्र तट से अलग करता है। नूलाबोर के मैदान वास्तव में समुद्र की सतह से उभरा हुआ प्रदेश है। यहाँ मायोकेन युग का चूनकड़ का मैदान है। पठार का अधिकांश भाग मरुस्थल अथवा अर्ध मरुस्थलीय है। इसका अधिकांश भाग मैदानी, इसमें छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। केंद्रीय तराई क्षेत्र कोमटेनिया की खाड़ी से आरंभ होकर महा अंडरसियन मोहना से होकर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर मरेडाइनिंग मैदानों तक फैला हुआ है। महा अटिसियन मोहना तलछड़ी चट्टानों से भरा है। ये चट्टानें उस पानी को नियंत्रित करती है जो कि पूर्वी पहाड़ी प्रदेश में आता है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश भाग, केंद्रीय भाग सपाट या मैदानी है, परंतु इसमें कई पर्वतमालाएं भी है, जिसमें प्रमुख है मैकडोनेल्स तथा मसग्रेव। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य पर्वत भी है, जिसमें सब से प्रमुख है बालू अथवा आयस पहाड़ी। इस प्रदेश का पुनर्निर्माण बहुत समय पूर्व हुआ था। केंद्रीय तराई क्षेत्र के पहाड़ी दक्षिणी भाग में आधुनिक समय में काफ़ी परिवर्तन हुआ। इस क्षेत्र में अनेक खंड हैं जो कि ऊपर या नीचे होते हैं और उन्होंने माउंट ट्रोफ्टी तथा फिडेंस माला जैसी पर्वत श्रृंखलाओं तथा एडलेट पर्वत जैसे पहाड़ों को वर्तमान रूप दिया है। कुछ निचले खंडों में सागर का पानी प्रवेश कर गया है या फिर वह निचले भारे मैदान जैसे तराई क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं। इस क्षेत्र की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। आयन झील में तो यह समुद्र की सतह से 12 मीटर नीचे है। वर्षा की कमी के कारण तराइन का अधिकांश भाग सूखा रहता है। कुछ पानी उन नलकूपों से प्राप्त किया जाता है जो भूमि में बहुत गहराई तक खुदाई करके बनाए गए हैं। उन नलकूपों में पानी स्वचालित एवं नियंत्रण बहता रहता है। इस तराइन क्षेत्र के बहने वाली अधिकांश नदियाँ सागर तक पहुँचने में असमर्थ है। वह पर्याय अंतर्देशीय झीलें में जा गिरती है। पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र की पहाड़ियाँ केंद्रीय ऑस्ट्रेलिया से उठती है जो पठारों की ओर अग्रसर होती है। यहाँ तक सबसे ऊंची चोटी माउंट कोस्चुटको को इसकी ऊंची 2228 मीटर है। वह भी पठार ही भाग है। वह पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समांतर चलती है। यह उत्तर में कैंप रॉक प्रायद्वीपीय से लेकर दक्षिण में तस्मानिया तक जाती है। बीच बीच में अनेक स्थानों पर उतार चढ़ाव
है, जैसे कि कैनबरा के निकट जॉर्ज फर्स्ट झील तथा सिडनी के क्षेत्र लेपस्टोन मोनोफ्लिन। पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में कुछ पठार घिसाव के कारण कटकर छोटी पहाड़ी में विभाजित हो गए हैं। पठारों के पूर्व भाग में वह ऊंचे होते गए हैं। इन्होंने मिलकर एक बड़े या महान पहाड़ी पर्वत अथवा कगार का रूप ले लिया। ये कगार उत्तरी क्वींसलैंड से लेकर टोरिया तक पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सभी ऊंचे झरने वहाँ पाए जाते हैं जहाँ नदियाँ महान कगार से निकलती हैं। उन झरनों में प्रमुख हैं बोलाम्बी जी की मैकले प्रसिद्ध है, होवर्ड की एक सहायक नदी प्रसिद्ध है, मालफेन झरना फेंड्स के निकट बेन झरना तथा नीले पर्वत के ब्रेडथंत झरना पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र का अधिकांश भाग, जो कि विशाल विभाजक श्रृंखला कही जाती है, सपाट क्षेत्र के मध्य में पाई जाती है, जहाँ कहीं कहीं पर झीलें तथा हवाई पट्टियाँ भी मिलती हैं, जहाँ पहाड़ी क्षेत्र उत्तर में चौड़े सड़कते परंतु ऊंचे। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश नदियाँ पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। पूर्व की ओर बहने वाली छोटी परंतु गतिशील है, उनकी घाटियाँ अंदर की ओर जाने के मार्ग का कार्य करती है। उनका प्रयोग रेल मार्गों के लिए भी किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का वर्तमान स्थानीय भूगोल उस लंबे भूदर्शी इतिहास का परिपान है जो कि लगभग 29 करोड़ वर्ष पूर्व आरंभ हुआ। उस समय अधिकांश ऑस्ट्रेलिया एक विशाल हिमकोटरी के रूप में था। बर्फ़ के पिघलने पर महाद्वीपीय के कुछ भाग दब गए, जिन्होंने तख्तछली मोहने का रूप धारण कर लिया। यह स्थिति लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व थी। यह महाद्वीप इतना सपाट और नीचा था कि जब भी सागर के जल स्तर के चढ़ाव होता था तब यह 3 भूखंडों में विभाजित हो जाता था। उस समय झिझला कैटेसियन सागर महाद्वीप की भूमि पर फैल जाता था। इसके पश्चात ऑस्ट्रेलिया को चौड़ा फूला हुआ भूदर्शी माना गया। इससे अनेक तख्तछली मोहने उभर आए। ये थे मेरे जिम्सेलेट, युक्ता, कोपेट्रिया, आयर झील इत्यादि। ये धीरे धीरे भर गए तथा उनमें से कुछ अब कोयले और तेल के प्रमुख स्रोत बन गए। पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र का उदय भी लगभग उसी समय हुआ। उस समय तरसियरी काल में पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में कई ज्वालामुखी भी प्रकट हुए। कुछ ज्वालामुखी तो आधुनिक वस्तुविंश के आकार के थे। उससे निकलने वाला लावा विशाल क्षेत्र में फैल जाता था। विक्टोरिया और क्वींसलैंड में ज्वालामुखी प्रक्रिया कुछ हजार वर्ष पूर्व तक जारी रही। ऑस्ट्रेलिया का सबसे आधुनिक कम आयु का ज्वालामुखी गोम्बियर पहाड़ पर है, जो कि लगभग 6000 वर्ष पुराना है। 5.5 करोड़ वर्ष और 1 करोड़ वर्ष पूर्व की अवधि में ऑस्ट्रेलिया एक प्लेट के रूप में पृथ्वी की सतह पर घूमता रहा। एक समय अंटार्कटिका के लगे क्षेत्र में यह उत्तर की ओर चल पड़ा था। अतीत में ऑस्ट्रेलिया की जलवायु में अनेक परिवर्तन हुए, परंतु इनका संबंध विश्वव्यापी प्रक्रिया से प्राप्ति नहीं होता। उस समय भी जब ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी ध्रुव के निकट था, जलवायु गर्म तथा खुश्क थी। यह प्रक्रिया अंशांश परिवर्तन के बावजूद जारी रही। ऐसी प्रतीक होता है कि वर्तमान अक्षांश की स्थिति में पहुंचने पर ही भूमि बंजर होनी आरंभ हुई। उत्तरी भाग शायद कभी भी बंजर नहीं था। आज ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी बड़ा भाग बंजर है, अर्ध मरुस्थलीय है। रेत के नीचे टीले अधिकतर देशांतर संबंधित हैं और पर्याय पवन की दिशा से संबद्ध होते हैं। ये बालू के टीले पर्याय
घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घूमते रहते हैं तथा शीत ऋतु में 28 डिग्री सेल्सियस तथा ग्रीष्म ऋतु में 38 डिग्री सेल्सियस लगभग रहते हैं। परिणाम स्वरूप पवन का बहाव उत्तर में दक्षिण पूर्व से पूर्व की ओर तथा दक्षिण में उत्तर पश्चिम में पश्चिमी दिशा की ओर होता है। बालू के टीले अब पर्याय स्थानीय हो गए हैं। पथरीले मनुस्तर अथवा छोटे छोटे पत्थरों से भरे मैदान क्षेत्र व प्रदेश है जिसमें रेत बालू नहीं पाई जाती। इन प्रदेशों का क्षेत्र बालू के टीलों वाले प्रदेश से काफ़ी बड़ा होता है। कई निचले क्षेत्रों में नमकीन झीलें भी पाई जाती है। वह पर्याय उन प्रदेशों में है जहाँ बरसाती नाले बहा जाते थे। उनका संबंध पर्याय बालू के ऐसे टीलों से है जो कि झीलों से नीचे की ओर चलने वाले पवन के मार्ग में आते हैं। चाहे आज बंजर भूमि की स्थिति है फिर भी यह अधिक पुरानी नहीं है। बालू के टीले अथवा नमकीन झीलें लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी मानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया के चौड़े आकार को पृथ्वी की हलचल ने प्रभावित किया है, परंतु काफ़ी कुछ नदियों के द्वारा भूमि स्खलन का परिणाम भी है। ऑस्ट्रेलिया की अनेक नदियाँ जैसे कि दियामंदिता नदी देश के अंदर ही सूख जाती है। वह अपने पर्वतीय उद्गम स्थल के निकट घाटियों का संकलन करती है। अपने बहाव के नीचे स्थानों पर बाढ़ के बाद खेतों में बढ़ी गई जलोढ़ मिट्टी में भरती जाती है। नदियाँ प्राय नमकीन झीलों में परिवर्तित हो जाती है जो कि अधिकांश समय सूखी रहती है। उन्हें सागर तट के निकटवर्ती क्षेत्रों को पठारों, पहाड़ियों तथा घाटियों में विभाजन और परिवर्तित कर दिया है। कुछ ऐसी घटना भी है जो कि कई लाखों वर्षों से इसी रूप में रही है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में निगोन पठार की नमकीन झीलें उस समय की नदी नाली की देन है जबकि ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के पृथक भी नहीं हुआ था। पिछले हिमयुग के दौरान आज की अपेक्षा सागर की सतह लगभग 100 मीटर नीचे थी। सागर की सतह से उभरी विशाल चट्टान का बाहरी भाग उस समय का सागर तक रहा होगा। नदी का बहाव पर्याय नीचे की ओर सागर की दिशा में था। जब सागर की सतह ऊंची होने लगी तब कुछ निचली घाटियां सागर के गर्भ में समा गई। परिणाम स्वरूप कुछ बंदरगाह जैसे कि सिगड़ी बंदरगाह स्थापित हुए जबकि कुछ अन्य घाटियां समुद्र द्वारा लाए गए रेत से भर गई। कुछ निचली घाटियां समुद्र तट के निकट स्थापित हो गई। अनेक स्थानों पर सागर के गर्भ में डूबे तख्त पर छोटे छोटे पथरीले अवशेष पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में जैसे कि 90 मील के समुद्री किनारे पर जो कि विक्टोरिया में है तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया स्थित करुंग में तटछत के एकत्रित होने से सागर किनारे का निर्माण हुआ। पूर्व के अधिकांश भाग में कहीं पर चट्टानी क्षेत्र है तो कहीं पर लंबी दूरी तक फैला समुद्र का किनारा। उसकी पृष्ठभूमि में नदियों का तल तक्षों से भरपूर मैदान क्षेत्र है। समुद्र तट से दूर भूतल की रूपरेखा उस प्रदेशित का स्पष्ट उदाहरण है जो कि दिखाता है कि एक समय ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा महाद्वीप का भाग था। कुछ स्थानों पर सागर का आर्थिक सुविधा क्षेत्र काफ़ी चौड़ा है जबकि कुछ अन्य स्थानों के निकट जैसे कि न्यू साउथ वेल्स का दक्षिण पूर्वी शोर तथा तस्मानिया के अधिकांश तटीय क्षेत्र के निकटवर्ती आर्थिक सुविधा क्षेत्र कारा है जो कि किसी स्थान पर तो सागर तट के केवल 20 सागरीय मील तक ही सीमित है। क्वींसलैंड के तट के पीछे एक चौड़ा पठार है जिसे विशाल उभरी चट्टान कहते हैं। ये माना जाता है कि इसका विकास पिछले 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। ऑस्ट्रेलिया में जो कि भूमि का स्वरूप आज है वह उस प्रक्रिया का परिणाम है जो कि दीर्घकालीन परिवर्तन चक्र प्रस्तुत करती है। उधर इस प्रक्रिया ने ऑस्ट्रेलिया में वनस्पतिक एवं मानवीय गतिविधियों को भी प्रभावित किया है। जलवायु ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय में विविध जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं जहां एक और उत्तर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। आंतरिक भाग में
दक्षिण क्षेत्र में बंजर तथा अर्ध मरुस्थल है, वहीं दक्षिण में परिमित क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी गोलार्ध में होने वाले कारण उस क्षेत्र के मौसम उत्तरी गोलार्ध से भिन्न विपरीत है। जब भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है उस समय ऑस्ट्रेलिया में शीतकाल होता है। ऑस्ट्रेलिया का पर्याय शुष्क महाद्वीपीय कहा जाता है। उसकी अधिकांश भूमि बंजर या अर्ध मरुस्थलीय है, जहाँ प्रतिवर्ष 600 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मौसम के उतार चढ़ाव इतना अधिक होता है कि तापमान एक और 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो दूसरी ओर शून्य से भी कम चला जाता है, परंतु न्यूनतम तापमान उतना नीचे नहीं जाता जितना कुछ अन्य महाद्वीपों में चला जाता है। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि वहाँ विशाल ऊंचे पर्वतों की मालाएं नहीं है, बल्कि महासागरों के गर्भ पानी से महाद्वीप घिरा हुआ है। सागर से वही पवन देश के पूर्वी, त्रिपूर्वी तथा दक्षिण पश्चिमी भागों को प्रभावित करती है। इन भागों में वर्षा अधिक होती है। जलवायु को मुख्य रूप से महाद्वीपीय कहा जा सकता है। इस महाद्वीपीय के द्वीप रूप के कारण सामान्य महाद्वीपीय प्रवृत्तियों में यहाँ अंतर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक घटनाक्रम चक्र रूप में ले लेता है। यह रूप विशेषकर बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान या अन्य प्रकार के तूफान आदि का होता है। महाद्वीपीय के अधिकांश भाग में आकाश साफ रहता है तथा कम मात्रा में वर्षा होती है। गर्मियों में मध्य जनवरी का औसत तापमान उत्तर में 29 डिग्री से दक्षिण में 17 डिग्री के बीच रहता है। जुलाई मास में औसत तापमान उत्तर में 29 डिग्री सेल्सियस और दक्षिण में 60 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। ग्रीष्म ऋतु दिसंबर से फरवरी तक, पतझड़ मार्च से मई तक, शरद ऋतु जून से अगस्त तक तथा बरसात ऋतु सितंबर से नवंबर तक होती है। लगभग पूरे देश के सर्वाधिक गर्मी जनवरी मास में पड़ती है। ऑस्ट्रेलिया की भूमि का जलवायु से कोई विशेष संबंध नहीं है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में भूमि की उपजाऊ शक्ति कम होती है, उसे पर्याप्त रासायनिक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। उपकरणों की सहायता से उपयोगिक चारागाह विकसित होते हैं, उसमें मिलीजुली कृषि की संभावना हो जाती है। पीली लाल भूमि और बादामी रंग की मिट्टी को उत्पादन योग्य बनाने के लिए अनुसंधान किए जा रही है। अर्ध नम अर्ध बंजर क्षेत्रों के बड़े भाग में अधिक उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। इसमें लाल, बादामी तथा काली मिट्टी शामिल है। यह ऑस्ट्रेलिया के गेहूं उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी है। देश का लगभग 70% भाग बंजर है। इसी शेष भूमि पर कृषि का जोर रहता है। महाद्वीपीय के मध्यम में वर्षा 150 किलोमीटर से भी कम होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय प्रदेश तथा पश्चिमी तमनिया में ये 2 मीटर से भी अधिक होती है। अन्य महाद्वीपों में अपेक्षा ऑस्ट्रेलिया उस भूमंडलीय व्यवस्था के मार्ग में कम बाधक होता है जो कि मौसम को नियंत्रित करते हैं। महाद्वीपीय का पूर्वी भाग इतना अपवाद है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय प्रभाव को अवश्य प्रभावित करता है। मई से अक्टूबर के शीत ऋतु के समय में विपरीत चक्रवात अथवा अधिक दबाव स्थापना पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कई बार अनेक दिनों तक ये स्थिति अपरिवर्तनीय बनी रहती है। यह विपरीत चक्रवात के गोलार्ध में 4000 किलोमीटर की चौड़ाई का हो सकता है तथा घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलता है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में हल्की शुष्क से दक्षिण पूर्व हवाओं का प्रभाव पड़ता है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया ठंडी, भीगी या नम पश्चिमी हवाओं से प्रभावित होता है। सर्दियों के मौसम में अधिक दबाव से उत्पन्न दक्षिणी महासागर की ओर चलने वाली हवा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के मौसम को प्रभावित करती है तथा वर्षा ऋतु के सूचक होती है। पूर्वी क्षेत्रों में पर्यायी महाद्वीपीय के ऊपर उत्तर पश्चिमी बादल जब दक्षिणी व्यवस्था के संपर्क में आते हैं तब वे वर्षा का कारण बन जाते हैं। तब दक्षिण के महासागर में गंभीर ठंडी हवा उत्तर
की दिशा में और चलती है तब ठंड आरंभ हो जाती है। दक्षिण में दबाव का क्षेत्र बन जाने से तेज हवाएं चलने लगती है तथा दक्षिण भाग के तापमान में प्रतिदिन बदलाव आता रहता है। नवंबर से अप्रैल की गर्मी के मौसम में विपरीत चक्रवात पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है, जिसके कारण पूर्वी हवाएं चलने लगती है। प्रत्येक विपरीत चक्रवात के पश्चात दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में गर्म मौसम तीव्र हो जाता है। गर्मी की लहर तब आती है जब पूर्वी विपरीत चक्रवात में बाधा उत्पन्न हो जाती है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का प्रकोप तेज हो जाता है। उत्तर से मानसून की हवा चलने लगती है और फिर लगभग 3 सप्ताह के लिए उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा होती रहती है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात शक्तिशाली होते हैं। वह सुगठित तथा कम दबाव वाले होते हैं। वह औसत से लगभग 50% अधिक ऊंचे होते हैं। तेज उष्णकटिबंधीय चक्रवात के साथ आने वाली हवाएं बहुत तेज चलती है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे तीव्र गति की हवा 267 किलोमीटर प्रति घंटा रिकॉर्ड की गई है। ऐसा अप्रैल 1996 में हुआ था। ये चक्रवात उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के निकटवर्ती सागर में उत्पन्न होते हैं। उस समय वहाँ का तापमान प्रायः 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ये प्रायः नवंबर और अप्रैल की अवधि में होता है। ये चक्रवात प्रायः भूमध्य रेखा से 6 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण से उत्पन्न नहीं होते। उनकी अवधि मौसम के अनुसार परिवर्तित होती है। औसत क्वींसलैंड के तट पर तथा उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी तट पर भी 3 चक्रवाती तूफान प्रतिवर्ष आते हैं। तटीय प्रदेशों में चक्रवाती तूफान में तेज वर्षा होती है और तेज हवाएं चलती है। कुछ चक्रवाती तूफान देश के आंतरिक भाग तक पहुंच जाते हैं, परंतु उनकी गति कम हो जाती है। फिर भी उनके साथ तेज वर्षा अवश्य होती है। पूर्वी तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की जलवायु दक्षिणी झूलन साउथर्न ऑस्ट्रेलियन से प्रभावित होती है। यह एक प्रकार का झूला है जो कि उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया क्षेत्र तथा केंद्रीय प्रशांत महासागर के मध्य दबाव बनाता है। ये झूला मौसम में परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इस झूलन के एक छोर पर ड्राइविंग के दबाव साधारण रूप से ऊंचा तथा हितीत बहुत ही कम होता है। इसके साथ साथ पूर्वी तथा उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में व्यापक सूखा पड़ता है। ये स्थिति प्रायः वर्षा के आरंभ में शुरू होकर लगभग 12 मास चलती है। इसकी पुनरावृत्ति 2 से 7 वर्ष के पश्चात कभी भी हो सकती है। विचित्र बात यह है कि एक बार और सूखा और दूसरी बार जब ड्राइविंग के दबाव असाधारण रूप से कम और तिहत्ती में अत्यधिक ऊंचा हो जाता है, तब पूर्वी और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में वर्षा औसत से कहीं अधिक होती है। दक्षिणी झूलन प्रशांत महासागर की सतह के तापमान से समृद्ध होता है। इस तापमान में सिया सिर्फिस टेलीपेंट्स एसएसटी के साथ अत्यधिक सूखे वाले झूलन वर्षा या तो केंद्रीय या पूर्वी भूमध्य रेखा प्रशांत में उत्पन्न होते हैं। अति सूखे वाले वर्षों को एल नीनो वर्ष कहते हैं। स्पेनी भाषा में नन्हे बालक को एल नीनो कहते हैं। जिस वर्षा में अत्यधिक वर्षा होती है या तो अति भीगे वर्ष होते हैं, उन्हें या नीन वर्ष कहते हैं। ला नीन नन्ही बालिका होती है। अनुसंधानों से ज्ञात होता है कि एल नीनो अथवा ला नीन प्रवृत्ति का संबंध वायुमंडल परिभ्रमण, सागर तहत के तापमान लहरों की गति तथा भूमि के साथ उनके पारस्परिक संबंधों से होता है। नाली व्यवस्था, जल प्रवाह व्यवस्था। देश के अंदरूनी भाग में स्थायी जल आपूर्ति संसाधन थोड़े ही है। देश के पानी की अधिकांश आवश्यकता की आपूर्ति मुख्य जनसंख्या केंद्रों से दूर के जल पर्याय संसाधनों नाली व्यवस्था के द्वारा होती है। मेरे
मारे नदी तथा उसकी सहायक नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जल व्यवस्था है। इसका स्रोत क्षेत्र अथवा उद्गम दक्षिणी क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया के 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश वह भूमि जिसमें सिंचाई होती है उसी उद्गम जल स्रोत क्षेत्र में है। लगभग 60% जल इसका उपयोग किया जाता है। यही से मिलता है भूमिगत जल इस महाद्वीपीय के अधिकांश भाग के गर्भ में उपलब्ध है, परंतु उसकी गुणवत्ता, कुलीनता तथा मात्रा विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न है। घरेलू उपयोग के लिए देश की अधिकांश जनता इसी भूमिगत जल पर निर्भर करती है। भंडारण के इसी पानी का किया जाता है। इस प्रकार का सबसे बड़ा साधन विशाल आर्टेसियन मोहना 10 लाख 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह मुख्य रूप से क्वींसलैंड या न्यू साउथ वेल्स की स्थित है। नदी तथा झीलें। ऑस्ट्रेलिया की नदियों में दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। एक वह जो कि तटीय प्रदेश की है, उसकी निकास दर मध्यम या औसत दर्ज की है, तथा दूसरे केंद्रीय मैदानी क्षेत्रों की नदियाँ जिसकी विकास बहुत कम है। पूर्वी तट नदियों में क्वींसलैंड की सब से बड़ी नदियों है वडकीन या फिट्जराय, जबकि हेक्टर नदी न्यू साउथ वेल्स की सबसे लंबी तटीय नदी है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी व्यवस्था भरे डार्लिंग है, जो कि क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स के बड़े भाग तथा विक्टोरिया के एक विशाल भाग को पानी प्रदान करती है। यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई तट की पूर्वी छोर और अलेक्जेंड्रिया झील में जाकर गिरती है। इस झील को सागर का एक छोर माना जाता है। मेरे नदी की लंबाई लगभग 25 से 20 किलोमीटर है, जबकि डार्लिंग एक उत्तरी डार्लिंग को मिलाकर लंबाई 2000 किलोमीटर से थोड़ा अधिक। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम तट की नदियाँ जैसे कि मर्चिसन, गैस्कोइन, अस्वेटन, फॉर्सफ्यूक्यू, ग्रे, फिट्जराय, ड्राई स्ट्रेट या आर्ड काफ़ी लंबी है। इसी प्रकार उत्तरी प्रदेश की नदियाँ भी हैं, जैसे कि विक्टोरिया तथा ड्रेरी तथा वह भी जो कोप्टेरिया की खाड़ी के क्वींसलैंड छोर की है, उसमें गोरोंद्री, रिजार्ट, कोनोकी, रिजल्ट तथा मिजेट नदियाँ शामिल हैं। तस्निया का क्षेत्र कम होने के कारण उसकी नदियाँ छोटी और तेज़ गति से बहने वाली हैं। ऑस्ट्रेलिया में कई प्रकार के झीलें, इसमें से अधिक आंतरिक नदियों में निकालने पानी की उपज है। सबसे बड़ी झीलें हैं झील आयन, इसका क्षेत्र 55,000 वर्ग किलोमीटर है। झील टेरेक्स, जिसका क्षेत्र 59,000 वर्ग किलोमीटर है, तथा झील गवर्नर जो कि 43,000 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। दूसरे प्रकार की झीलें बर्फ़ पिघलने से निकलने वाली अर्थात बर्फीली हिमनदी है, वह तस्निया में पाई जाती है। एक अन्य प्रकार की ज्वालामुखी झीलें प्रमुख रूप से विक्टोरिया तथा क्वींसलैंड में पाई जाती हैं। कैनबरा के निकट जो झील को अंग्रेजी में फास्ट एलन लेक, फ्यूट एलेक लेक कहते हैं। कुछ ऐसी तटीय झीलें भी हैं जो कि घाटियों में सागर जल के आगमन से बनती है। मिट्टी के प्रतिमान जलवायु तथा स्थानीय परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश बंजर प्रदेश खनिज पदार्थों अथवा ठटरी मिट्टी इस कैटल ऑयल से भरपूर है। यहाँ पर सुव्यवस्थित अंश का लगभग अभाव है। इसकी तुलना मौसम के प्रभाव से क्षतिग्रस्त चट्टान से
की जाती है। मरुस्थलीय प्रदेशों में खाड़िया मिट्टी पाई जाती है। अर्ध बंजर प्रदेशों की मिट्टी में क्षारीय होती है। खटिया मिट्टी तथा चूना मिट्टी उस देश में सामान्य रूप से मिलती है। मिट्टी का रंग प्रायः बादामी अथवा भूरा होता है। काली बादामी या लाल बादामी मिट्टी वहाँ होती है जहाँ पर वर्षा लगभग 25 इंच होती है। जलवायु की विभिन्नता के अतिरिक्त मिट्टी के प्रतिमान स्थानीय परिवर्तनों या विभिन्नताओं से भी प्रभावित होते हैं। अनेक प्रदेशों में भूमि का स्थानीय भूगोल, भूमिगत जल स्तर तथा मूल जनक पदार्थ भी मिट्टी के प्रतिमान अथवा उसकी प्रकृति को निर्धारित करते हैं। उसे तो ढूंढने के लिए मैंने वो लैब चालू की थी। आदिवासी प्रतिदर्शा। ऑस्ट्रेलिया का स्थानीय भूगोल, उसकी मिट्टी तथा जलवायु ने आदिवासियों को नया महाद्वीप में बसने का हतोत्साहित किया है। आदिवासियों को ऑस्ट्रेलिया को एक आधुनिक राज्य के रूप में देने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा। इस कठिन परिश्रम के फलस्वरूप आधुनिक ऑस्ट्रेलियावासी मजबूत और स्वतंत्र प्रकृति के रूप में उभरे। उनकी हट्टी मजबूत और स्वतंत्र प्रकृति ने ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रवाद को जन्म दिया। प्रौद्योगिक विकास तथा 20वीं शताब्दी की आधुनिक संचार व्यवस्था के अधिवास को सरल माना दिया। ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बहुत क्षति हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो अनेक परिवार अलग अलग रूप में रहते हैं। वह अपने पड़ोसियों से दूरभाष तथा मोटर यातायात के माध्यम से संपर्क बनाए रख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी मूलक कृषि तथा चारागाह का जीवन व्यतीत करते हैं, जहाँ चरवाहा अपनी भूमि पर भैंसों तथा अन्य पशुओं को चराते हैं तथा कृषि भूमि पर खेती करके उत्पादन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। ऑस्ट्रेलिया की अधिकांश जनता 7 महासागरों में निवास करती है। ये है सिडनी, मेलबोर्न, ब्रिस्बेन, एडिलेड, पर्थ, होबार्ट तथा राष्ट्रीय राजधानी कैनबरा। बहुत थोड़े ऐसे नगर हैं जिसमें 25,000 से अधिक लोग निवास करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की शहरी जनता का अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। ऑस्ट्रेलिया में यूरोप आदिवासियों के आगमन के साथ साथ पशु जीवन की क्षति होने लगी थी। मूल निवासी जो मुख्य रूप से शिकारी तथा खाद्य पदार्थ जमा करने वाले, उन्होंने पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखा, परंतु आधुनिक यूरोपीय आदिवासियों ने पारिस्थितिकी को इतना हानि पहुंचा दिया कि ऑस्ट्रेलिया तेज़ी से पारिस्थितिकीय संतुलन खोने लगा। यूरोपीय आदिवासियों के आगमन से पूर्व ऑस्ट्रेलिया में बड़ी संख्या में पशु पक्षी विचरते रहते थे। अब उनकी नस्लें नष्ट हो गई तथा अनेक नस्लों की संख्या एवं मात्रा निकट घटती जा रही है। ऐतिहासिक विकास। ऑस्ट्रेलिया की यूरोपवासियों द्वारा खोज सन 1606 में आरंभ हुई थी, जबकि स्पेन का नाविक लुई बेज दे तोरेज ने ऑस्ट्रेलिया को पंपुआ न्यू गिनी से पृथक करने वाले जलम रू मध्य के मार्ग द्वारा ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश किया था। जब जलडम रू मध्य अब उसी नाविक के नाम से अर्थात तरेज जलडम रू मध्य के नाम से जाना जाता है। तरेज यात्रा के कुछ महीने बाद D.H. होल बेजवासी यात्री नए महाद्वीप की खोज के लिए निकल पड़े। विलियम जीन्स प्रथम डीज यात्री थे। उन्होंने कोप्टेरिया जलडम रू मध्य में प्रवेश किया। उसके 7 वर्ष पश्चात जैन कैजडेंट ने पश्चिम तट की प्रमुख विशेषताओं की अपेक्षा की। उस समय कुछ अच्छे डीज नाविक भी ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तथा पश्चिमी तट के कुछ भागों में आ चुके थे। सबसे महत्वपूर्ण था डेरिक
होटोक द्वारा पश्चिमी तट पर उस स्थान पर परिरक्षण जिन्हें अब तक सार्क की खाड़ी कहते हैं, सार्क ही अवेल तस्मान के कैंप रुक वे एस्वर्ट तक के तख्त को खोज निकाला था। होलैंड वासियों ने इस महाद्वीप का नाम न्यू हॉलैंड रखा। विलियम डिम्पेर पहला अंग्रेज सहायक यात्री था जो कि किंग साउथ नामक स्थान निकट 1988 में उतरा था। यह स्थान उत्तर पश्चिमी तट पर डिम्पेर के पश्चात कैप्टन जेम्स कुक 1970 के वर्तमान सिडनी बंदरगाह के निकट पृथ्वी पर उतरा। उस स्थान की जलवायु कुक को अनुकूल प्रतीत हुई। अंत उसने यह निर्णय लिया कि उसके देशवासी अंग्रेज इस महाद्वीप में आकर बस सकते थे। अंत यह उचित ही कहा जाता है कि जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। पोर्ट जेनसेन के प्रथम उपनिवेश की स्थापना के पश्चात अन्य बस्तियां 1803 में तस्मेनिया के होवर्ट नामक स्थान पर बसाई गई। होवर्ट अब तस्मेनिया राज्य की राजधानी। एक अन्य बस्ती 1824 में क्वीनलैंड में बिसबेन नदी के तट पर बसाई गई तथा 1929 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में सुवर्ण नदी के किनारे एक अन्य बस्ती की स्थापना हुई। मेलबर्न की स्थापना वर्तमान विक्टोरिया राज्य में पोर्ट फिलिप वे नामक स्थान पर 1835 में हुई। सन 1836 में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की सेंट विंसेंट की खाड़ी में एल्वेलेट की स्थापना हुई। समुद्र के तट आसपास की जारी अधिवेशन नई बस्तियों स्थापना और विकास में स्पष्ट सहायता की थी। सन 1802-3 में कप्तान फिलिडेंस कैप्टन मैथ्यू फिलिडेंस ने ऑस्ट्रेलिया के चारों ओर सागर में भ्रमण किया। सन 1918 में गेनी ब्लैक्सलेड विलियम व्हिटवर्थ तथा विलियम लॉक्स ने नीले पर्वत में एक मार्ग खोज निकाला। यह पर्वत श्रेणी पूर्वी तट पर फैली हुई थी जिससे आदिवास रोकने का कार्य किया। कप्तान चार्ल्स चेट ने डीलिंग डाउन्स तक पहुंचने वाली लचलान नदी की खोज की। ऑस्ट्रेलिया के औपनिवेशिक जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी देश के बेड़ों का विकास जाना। 18वीं शताब्दी के अंत तक कप्तान जॉर्ज मेथार्थ में उच्च कोटि की ऊन वाली भेड़ों का प्रचलन करना आरंभ किया। वह दक्षिण अफ्रीका के कैप प्रधान से महीने रिविन वाली भेड़ लाया तथा कुछ अच्छी नस्ल की भेड़ें इंग्लैंड में न्यूज़ से आया। इन प्रयोग ने देश के आर्थिक की नींव रखी। महीन रावे वाली भेड़ों का नीले धीरे धीरे उच्च कोटि की ऊन उत्पन्न करने वाले पशुओं के रूप में विकास हुआ। ऊन का तीव्र गति से विकास हुआ। भेड़ों की संख्या जो सन 1820 में 34,000 थी अब वह 1950 तक 4,500 तक पहुंच गई। जिस प्रकार भारत के अंग्रेज शासक गंभीर अपराध करने वालों को काले पानी का दंड देकर आजीविका कारावास अंडमान भेज दिया करते थे, वैसे ही ब्रिटेन से आजीवन कारावास से दंडित अपराधियों को ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता था। यह प्रक्रिया अधिकांश भागों में 1840 में समाप्त हो गई। तस्मानिया में ऐसे अपराधियों का आना 1893 में समाप्त हुआ तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दंडित व्यक्ति 1868 तक आते रहे। अधिवास आरंभ होने से लेकर 1 लाख से अधिक दंडित अपराधी ऑस्ट्रेलिया लाए गए।
यूरोपीय लोग का ऑस्ट्रेलिया में आकर बसना 1788 में आरंभ हो गया था, जबकि पूर्वी तट पर ब्रिटेन दंड बस्ती की स्थापना हुई थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया का तेजी से निरंतर विकास आरंभ हुआ। ब्रिटेन द्वारा ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेश स्थापित करने के लिए अनेक कारण रहे। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि ब्रिटेन सरकार अपने कारावासों की भीड़ को कम करना चाहती थी। ब्रिटेन जेलों के अनेक हिंसक झगड़ों के तत्पश्चात सरकार ने यह निर्णय लिया था कि अति गंभीर कैदियों को अन्य कैदियों से पृथक किया जाए। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन के लिए ऑस्ट्रेलिया का रणनीतिक महत्व था। ब्रिटेन शाही नौसेना को एक महत्व अड्डा पूर्व में भी प्राप्त हो गया। साथ ही ऑस्ट्रेलिया को अन्य तटवर्ती क्षेत्रों में आर्थिक सुविधाओं के लिए प्रवेश द्वार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने गृह मंत्री लॉर्ड सिडनी ने ऑस्ट्रेलिया को उपनिवेश के रूप में स्थापित करने की अनुमति दी थी। इसी आधार पर 13 मई 1787 के दिन दंडित अपराधियों को लेकर 11 जहाज़ों ने कप्तान आर्थर फिलिप के नेतृत्व में ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्थान किया। यह सफल यात्रा पूरी करके बटनी की खाड़ी में 18 जनवरी 1788 को पहुंच गया, परंतु उस स्थान के खुले होने तथा वहां की मिट्टी के खराब होने के कारण 8 दिन के तत्पश्चात ये लोग बटनी की खाड़ी के चले गए था। उत्तर में कुछ दूरी तक स्थित पोर्ट जेनसेंस नामक स्थान पर बस गए। इन 11 जहाज़ों में 1373 लोग आए थे, जिसमें से 732 कैदी थे। जिसमें स्थान पर यह लोग आकर बसे थे, उस स्थान को सिंगड़ी के नाम से जाना जाता था। इससे पहले आगमन की स्मृति में प्रतिवर्ष 26 जनवरी का दिन ऑस्ट्रेलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो बस्तियां बसाई गई जो उपनिवेशी कहलाई, वह ब्रिटिश मृतभूमि से बहुत अधिक दूरी पर थी। ब्रिटिश सरकार द्वारा उसका शासन चला पाना प्रशासकीय दृष्टि से कठिन था। अंत स्वशासन को उद्देश्य के रूप में स्वीकार किया गया। 1823 में न्यू साउथ वेल्स को ब्रिटिश सदन ने प्रथम संवैधानिक चार्ट प्रदान किया। इससे सीमित विधायी शक्तियों वाली परिषदें स्थापित करने का प्रावधान किया गया। सन 1838 तथा 1842 में तस्मानिया में भी इसी प्रकार की परिषदें स्थापित की गई। तस्मानिया के इससे पूर्व कुछ समय के लिए न्यू साउथ वेल्स की बस्ती के स्थान संबद्ध रखा गया था। सन 1842 में ब्रिटेन ने न्यू साउथ वेल्स की विधान परिषद की शक्तियों में वृद्धि की तथा उनके 2/3 सदस्यों की समिति मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने का प्रावधान किया। सन 1950 में ब्रिटिश सदन द्वारा पारित ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेश सरकार अधिनियम के द्वारा विभिन्न उपनिवेशों बस्तियों को अपने अपने विधानमंडल स्थापित करने, मताधिकार निर्धारित करने तथा संविधान निर्माण करने के अधिकार दिए गए। इसी अधिनियम के अनुसार 1881 में विक्टोरिया में विधानमंडल की स्थापना की गई। सर्वप्रथम 1855 में न्यू साउथ वेल्स ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर से सभी उपनिवेशों ने 1859 तक सुशासित संस्थाओं की स्थापना कर ली थी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्वयं को दंड बस्ती बनाने के निर्णय के कारण वहां उत्तरदायी सरकार की स्थापना 1890 तक हो सकी। सामान्य हितों की वृद्धि के लिए 1863 से समय समय पर अंत उपनिवेश प्रधानमंत्री सम्मेलन होते रहे। समूचे ऑस्ट्रेलिया के लिए 1891 में उपनिवेशिक प्रधानमंत्रियों ने एक संविधान का समझौता तैयार किया। सन 1898 में यह उपनिवेशिक सम्मेलन की तीखी और लंबी बहस के पश्चात प्रस्तावित संविधान को अंतिम स्वीकृति देने के लिए ब्रिटिश सदन के पास प्रेषित कर दिया गया। ब्रिटिश सदन ने इस संविधान का अनुमोदन कर दिया
जिसके पश्चात ऑस्ट्रेलिया के सभी 6 उपनिवेशों जो अब राज्य कहते हैं, अब ये लघु जनमत संग्रह करवाए गए, जिसमें राज्यों की जनता में भी नए सदनीय संविधान को मान्यता दे दी। अंत जनवरी 1909 को नए सदनीय देश संविधान ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रमंडल को विधित स्थापना हो गई। सारांश। भूगोलिक दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया उतना ही प्राचीन है जितना कि शेष संसार, परंतु प्रत्येक विश्व की इसकी जानकारी कुछ ही शताब्दी पूर्ण हुई। एकमात्र देश है जिसका विस्तार एक समुच्चय महाद्वीप में है। आरंभिक आदिवासियों को ऑस्ट्रेलिया के विकास के लिए परिश्रम करना पड़ा था। अपने संघर्ष के द्वारा ही वह ऑस्ट्रेलिया की अलग पहचान बना सके। ऑस्ट्रेलिया एक सपाट मैदानी तथा शुष्क मैदान है। वहाँ सबसे निचला सपाट तथा अंटार्कटिका को छोड़कर सबसे सूखा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया की भूमि संरचना को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: पश्चिमी पठार, केंद्रीय तराई क्षेत्र, पूर्वी पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया के जलवायु क्षेत्र भी एक दूसरे से काफ़ी भिन्न है। एक और उत्तर में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जो आंतरिक मध्य भाग में बंजर एक अर्धमरुस्थल है जो दक्षिण में परिचित जलवायु प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी का वहाँ की जलवायु से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के मूल वन जंगल कठोर लकड़ी के हैं। वह पर्याय वर्षा वाले तटीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूर्ववासियों द्वारा खोज अन्वेषण 1606 ईस्वी में आरंभ हुई थी, पर इस महाद्वीप का क्रमबद्ध उपनिवेशीकरण एवं विकास 1970 के पश्चात ही हुआ। उस वर्ष 1770 में अंग्रेज कप्तान जेम्स कुक ने खोज को औपचारिक रूप दिया था। प्रथम चरण में ऑस्ट्रेलिया में 6 स्वाधीन लोकतांत्रिक राज्यों का उदय हुआ तथा दूसरे चरण में इन सभी राज्यों को मिलाकर एक सदनीय ऑस्ट्रेलिया राज्यमंडल की स्थापना की। ऑस्ट्रेलिया का महत्वपूर्ण आर्थिक विकास हुआ है, परंतु विकास की इस प्रक्रिया को पुराने जंगल तथा अनेक पशुओं की क्षति हो गई है। इस प्रकार की क्षति से प्राचीन ऑस्ट्रेलिया का प्राकृतिक रूप से परिवर्तन हुआ तथा अनेक पारिस्थितिक कार्य समस्याएं उत्पन्न हुई। शब्दावली। प्रीफियन युग। यह युग पृथ्वी पर मानव तथा पशुओं जीवन की उत्पत्ति से भी पूर्व युग है। इसी के पश्चात युग में धरती पर जीवन लाया उसको पैकोजोनिक युग कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के राज्य। भारत की भांति ऑस्ट्रेलिया में भी प्रांतों को राज्य कहते हैं। वहाँ कुल 6 राज्य हैं। क्षेत्रीय जल। सागर का वह जल जो किसी देश की भूसीमाओं 12 प्रमुख मील तक सागर में फैला होता है। इस जल क्षेत्र पर उसी देश की संप्रभुता होती है जिसकी भूसीमा को यह स्पर्श करता है। खुला सागर। सागर का वह भाग जो सभी देशों के क्षेत्रीय जल से बाहर हो, जो किसी देश की संप्रभुता में ना हो और जिससे भी देशों के जहाज स्वतंत्र रूप से आ जा सकते हैं। विशेष आर्थिक सुविधा क्षेत्र। खुले सागर का वह भाग जो क्षेत्रीय जल से तो बाहर होता है, परंतु वहाँ समृद्ध तटीय क्षेत्र को विशेष आर्थिक सुविधाएं जैसे मछली पकड़ना, हीरे निकालना इत्यादि प्राप्त होती है। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।